हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पनामा पेपर के बारे में एंड सास बहू के बारे में। ये सास बहू कौन है और में आपको अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि जितने भी फुटेज सोशल मीडिया एंड न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है जया बच्चन एंड ऐश्वर्या बच्चन के बारे में, तो हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। और ये पनामा पेपर क्या होता है आप लोग को नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पनामा पेपर क्या होता है नहीं पता है, तो पूरा आसान भाषा में समझेंगे कि पनामा पेपर क्या होता है। बट पनामा पेपर को बताने से पहले हम कुछ फैक्ट्स, सिली फैक्ट्स डिस्कस करेंगे अबाउट द जया बच्चन। अगर एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच ट्रेंडिंग एंड हॉट टॉपिक न्यूज़। गाइस, आप सब लोग जानते होंगे ये जो जया बच्चन है ये समाजवादी पार्टी से हैं एंड ये राज्यसभा की मेंबर हैं। स्पेशली जो जया बच्चन इतनी ओल्ड लेडी हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने वहाँ के अध्यक्ष के साथ बर्ताव किया, वो इस तरीके से बर्ताव किया जैसे कोई अपने घर के नौकर के साथ बिहेव करता है। तो इसी बीच में खड़े होकर बीजेपी का पार्टी मेंबर खड़ा होकर उनको इस बिहेव के लिए टोकता है, तो वो इस चीज़ पे उसको बोलती है कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी एंड बोलती है कि तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। तो वो बिल्कुल अपना आपा खो बैठती है जब उनको ये खबर मिलती है कि उनकी बहू के साथ ईडी पूछताछ कर रहा है। एंड वहाँ पे चर्चा हो रही थी नारकोटिक बिल को लेके, और वो अपनी जो उनका टॉपिक था उससे भटक कर वो अपनी ही करतूतों पे पॉलिटिक्स का रंग देने की पूरी कोशिश करती हैं वहाँ पे। एंड गाइस, श्राप तो वो ऐसे दे रही हैं जैसे कि महाभारत का, जैसे कि उनको कोई वरदान मिला हुआ है कि तुम जो श्राप दोगी लग जाएगा। तो भाई श्राप वगैरह महाभारत के काल में चला करता था, अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पता होगा जया बच्चन पहले से ही ऐसी अतरंगी व्यवहार करती रहती हैं। अगर कोई उनके पास सेल्फी खिंचाने के लिए आता है तो उसको धक्का दे देती हैं एंड पत्रकारों के साथ बहुत ही गंदी तरीके से बिहेव करती हैं। अगर कोई उनकी फ़ोटो खींच ले तो तुरंत डिलीट करवा देती हैं। तो इस तरीके से वो बिहेव करती हैं। तो मेरा अमिताभ बच्चन जी के लिए मैसेज है कि अपना ध्यान यहाँ से हटाकर थोड़ा सा जया बच्चन की तरफ दे और उनको किसी अच्छे से वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से उनकी काउंसलिंग कराएं, क्योंकि जिस तरीके का बिहेव वो कर रही हैं पार्लियामेंट में, ऐसा बिहेव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। एंड गाइज, आप उनका अहंकार देखिए जया बच्चन का कि कितना अहंकार है उनके अंदर। फिल्म भी पता नहीं किस सदी में आई थी उनकी, और जब लौटी है वो माँ बनकर ही लौटी है मूवीज़ में। तो गाइस, मेरा ये सवाल है, क्या ईडी ऐश्वर्या राय से क्वेश्चन नहीं कर, अगर उनका नाम फॉरेन वायोलेशंस में आता है तो जाहिर सी बात है जो हमारी देश की संस्थाएं हैं वो अगर हमारे देश की नागरिक हैं तो उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे में जया बच्चन को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने किया है। आप चाहे कोई भी हो, संविधान और कानून सभी जितने भी नागरिक हैं भारत के सभी के लिए बराबर है। ऐसे में अगर उनका नाम लिया जाता है तो बोलते हैं कि हमें ही टारगेट किया जा रहा है, बच्चन परिवार को टारगेट किया जा रहा है। तो वो इस तरीके से इस पूरे मामले को अपनी करतूतों को छुपाने के लिए एक पॉलिटिक्स का रंग देना चाहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों पहले भी अमिताभ बच्चन जी का नाम आ चुका है पनामा पेपर में, ऐश्वर्या राय का नाम भी आ चुका है, ये दूसरी बार आया है, तो क्यों इनका ही नाम आता है, ये पनामा पेपर से क्यों जुड़े हुए हैं। तो गाइस, इसके लिए हमें पहले पनामा पेपर समझना पड़ेगा कि पनामा पेपर क्या है। तो गाइस, पनामा पेपर समझने से पहले आप ये मैप देखिए। इस मैप में आप देख सकते हैं ये सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ पे है पनामा कंट्री। पनामा एक छोटी सी कंट्री है। इस पनामा कंट्री में एक लॉ बेस्ड फर्म है जिसका नाम है मोसैक फोंसेका। ये जो मोसैक फोंसेका लॉ बेस्ड फर्म है ये एक सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सर्विस प्रोवाइड करती है ऑफशोर एंटिटीज़ की। ऑफशोर कंपनीज क्या होती है, जो लोग अपने देश में कंपनी ना खोल के किसी अदर कंट्री में कंपनी खोलते हैं तो उस कंपनी को बोलते हैं ऑफशोर कंपनीज। अब ये ऑफशोर कंपनीज क्या करती हैं, इन ऑफशोर कंपनीज के थ्रू सेल कंपनीज बनाई जाती हैं। सेल कंपनीज का मतलब होता है फेक कंपनीज। एंड गाइस, जो भी लोग यहाँ पे इस मोसैक फोंसेका लॉ बेस्ड फर्म के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो उनको पहले यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं, कोई कॉन्टैक्ट ढूंढना होता है और फिर वहाँ पे फ़ोन करना होता है कि हमें अपने इतने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। जो मोसैक फोंसेका ने फेक कंपनीज बनाई हैं उनमें ये पैसा वो इन्वेस्ट कर देता है। इस फर्म में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको उनको फ़ोन करना होता है और ये उस पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली ये काम क्या करते हैं, ये जो ब्लैक मनी होती है ये उस पैसे को वाइट करके प्रोवाइड कर देते हैं। और एक तरीके से जितने भी रिचेस्ट पर्सन है हमारी कंट्रीज़ हो गई या वर्ल्ड वाइड, तो वो लोग अपने पैसे को क्या करते हैं, इस तरीके के जो सेल कंपनीज होती हैं उनमें एसेट के रूप में इन्वेस्ट करा देते हैं इस फर्म्स के थ्रू, और वो इस तरीके से कई बार टैक्स देने से बच जाते हैं। एंड गाइस, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्या वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो कंट्री, क्या वो टैक्स नहीं लेती है। ऑफ कोर्स वहाँ पे भी टैक्स होता है, बट वहाँ पे टैक्स को लेके बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है, बहुत ही सिंपल होता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। एक तरीके से इनको टैक्स हेवन कंट्रीज़ कहा जाता है। इस तरीके की अदर कंट्रीज़ है बहामास, कैरिबियन, पनामा, सेशल्स,
ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड, ये सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज़ कहा जाता है। और जो मोसैक फोंसेका फर्म है लॉबेस्ट, इसका ग्लोबल नेटवर्क है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी कंट्री में ये इस तरह की फेक कंपनीज़ बना के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये अदर प्लेसेस पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। गाइस, पनामा पेपर को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। गाइस, ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और टैक्स से बचते हैं, तो ये किस तरीके से बचते हैं, इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूँ। जैसे मान लीजिए आप और आपकी 10,000 रुपये की कमाई होती है किसी तरीके से, और आप नहीं चाहते हो कि वो आपके पापा को पता चले, या आपके इसलिए आप उस पैसे को घर में नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप उस पैसे को घर में रखोगे कभी ना कभी वो आपके पापा देख लेंगे और क्या होगा, आपसे पूछताछ करेंगे और हो सकता है कि आपसे वो पैसे ले लें। तो आप इस डर से कि कहीं ये मेरे पैसे चले ना जाए, मेरे पापा देख ना ले, तो आप क्या करोगे, आप अपने दोस्त को वो पैसे दे दोगे। तो वो दोस्त क्या है, वो दोस्त होना चाहिए, जैसे मान लो वो दोस्त पनामा कंट्रीज़ में है, ठीक है, तो वो वहाँ पे उसको पैसे दे देंगे। पनामा कंट्री ऐसी है कि जो उसका जो दोस्त है उसके पापा को मतलब नहीं है कि भाई ये इसके पास पैसे कहाँ से आए हुए, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, उनको इतना मतलब नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे जो पापा है वो है गवर्नमेंट, और जो आप हो वो है ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, जो एंड अदर वेल्दी इंडिविजुअल्स जो वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये वहाँ पे टैक्स को लेके बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, और इसके थ्रू इनकी क्या होती है, जो ब्लैक मनी हो जाती है वो वाइट हो जाती है, वहाँ एसेट के रूप में फेक कंपनीज में इन्वेस्ट करा देते हैं। गाइस, इन कंट्रीज़ में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं टैक्स से बचाने के लिए। जिन कंट्रीज़ के मैंने नाम अभी आपको बताया, इसलिए इन कंट्रीज़ को टैक्स हेवन कहते हैं। कुल मिला के एट द फाइनल होता क्या है, जो भी आपकी ब्लैक मनी थी वो क्या हो जाती है, वाइट हो जाती है। एंड गाइस, ये पैसा इन्वेस्ट करने के लिए फ्री में नहीं करते हैं, इसके लिए ये बाकायदा ईयरली फीस लेते हैं, इसकी फ़ीस होती है। एंड गाइस, अब बात आती है कि ये जो बोलते हैं पनामा पेपर लीक हो गए, ठीक है, तो अब इनको लीक कौन करता है, तो जाहिर सी बात है जो लीक करता है उसका नाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि इनमें जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन होते हैं, बहुत फेमस पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। तो अगर ऐसे में जिस बंदे ने ये सूचना लीक की है, अगर उसका नाम सामने आ जाता है तो उसकी जान को खतरा होता है। तो 2016 में पनामा पेपर लीक्ड हुए थे, किसी एनोनिमस पर्सन ने ये लीक्ड किए थे, और इसकी जानकारी आज तक नहीं पता चली कि किसने लीक किया था ये डॉक्यूमेंट्स। आपको समझ में आ गया होगा कि पनामा पेपर का नाम पनामा क्यों है, क्योंकि पनामा में ही मोसैक फोंसेका कंपनी है जो कि ये पैसे इन्वेस्ट कराती है, इसलिए इसको बोलते हैं पनामा पेपर। अब पनामा पेपर लीक्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स, अब इसको लीक क्यों कहा जाता है, पनामा पेपर लीक डॉक्यूमेंट्स। और पेपर है तो एक दो लोग के नाम तो इसमें निकाले नहीं जाते, बहुत सारे लोगों के, जो 2016 में जब ये डेटा लीक हुआ था तो बहुत सारे लोगों के नाम थे, जिसमें 500 तो इंडियंस ही थे। तो इसलिए इनको लीक्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं, यानी लीक हो जाना, तो लीक कर दी जाती है इन्फॉर्मेशन। तो अब ये लीक डॉक्यूमेंट्स में होता क्या है, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि ऐश्वर्या राय से ईडी पूछताछ कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट्स में होगा ना, तभी पूछताछ कर रही है। तो इस डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, जितने भी वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय हो गई या अदर कोई भी पर्सन हो गया, या कोई पब्लिक ऑफिशियल्स हो गए, तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी होती है, उन्होंने कितना पैसा टैक्स से बचाया है उसके बारे में जानकारी होती है, और उन्होंने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे होती है। तो इसको तो पनामा पेपर, जो पनामा पेपर होते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनमें उनकी सारी डिटेल्स दी होती है कि कितनी बार इन्होंने टैक्स चोरी की है। गाइस, इसका तो नाम है पनामा पेपर लीक, ऐसे और भी लीक हैं जिनका अदर नाम है, जैसे कि HSBC फाइल्स 2015, 3.3 GB के जो डॉक्यूमेंट्स थे, 3.3 GB का डेटा, यानी इतने डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए थे। एंड लग्जमबर्ग टैक्स फाइल्स 2014 में, इसमें 4.4 GB का डेटा लीक किया गया था। ऑफशोर सेक्रेट्स 2013, इसमें 260 GB का डेटा लीक किया गया था। अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा, हिस्ट्री का सबसे बड़ा लीक्ड है पनामा पेपर लीक्ड, जो कि 2016 में हुआ था। जो इसमें लीक्ड डॉक्यूमेंट हुए थे उसका साइज था 2.6 टेराबाइट, GB में नहीं, टेराबाइट। तो अब इसको अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा लीक कहते हैं। तो इस लीक का नाम पनामा पेपर है, ऐसे अदर भी लीक्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको नाम बताया। तो गाइस, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि पनामा पेपर का नाम पनामा क्यों है, और ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, और लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एक तरीके से जो इनकी काली कमाई है उसको क्या करते हैं, सफ़ेद कर लेते हैं। एंड गाइस, ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जिसका नाम पनामा पेपर लीक में आ चुका है, जैसे अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, बहुत सारे फेमस पॉलिटिशियंस हैं जिनका नाम यहाँ पे आया है। सिर्फ हमारी ही कंट्री के नहीं, अदर कंट्रीज़ के बड़े बड़े पद के पॉलिटिशियंस हैं जिनका नाम इसमें आ चुका है। और यहाँ तक कि जब ये 2016 में लीक हुआ था पहली बार ये पेपर,
तब जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनको तो अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था, रिज़ाइन करना पड़ गया था उनको। गाइस अब हम समझते हैं कि ये जो इन्वेस्ट करते हैं तो ये टैक्स से कैसे बच जाते हैं। मान लीजिए कि आपकी कमाई हो, मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट करा 1000 रुपये, ठीक है, तो आपको मान लो यहाँ पे जो है टैक्स देना पड़ता है 30%, तो आपका क्या होता है 300 रुपये तो चला जाता है टैक्स में, तो आपके पास कितना बचता है, सिर्फ 700 रुपये बचता है। आप इन 300 रुपये को बचाने के लिए क्या करोगे, अपना जो कॉन्टैक्ट आपने बना के रखा है पनामा कंट्री में मोसैक फोनसेको फर्म में, तो आप क्या करोगे, उनको बोलोगे कि भाई ये पैसे ले और इनको इन्वेस्ट कर दे। तो मान लीजिए आपने 900 रुपये उसको दे दिए और वो इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, और वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा। उसके बाद वो पैसा तो आपने दिखाया ही नहीं ना अपनी इनकम में, वो तो वहाँ जाके वाइट होके आपके पास आ जाएगा। आपने यहाँ पे कितना दिखाया है, सिर्फ 100 रुपये। अब 100 रुपये पे आप 30% टैक्स दोगे तो क्या 300 रुपये तो नहीं जाएंगे ना, सिर्फ 30 रुपये जाएंगे। तो कहाँ तो आपके 300 रुपये जा रहे थे, कहाँ अब 30 रुपये जा रहे हैं। पूरी तरीके से टैक्स चोरी, इसको बोलेंगे टैक्स इवेजन, फ्रॉड। तो इस तरीके से अपने पैसे को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, पैसे बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। वो फर्म क्या करता है, फेक कंपनीज बना के उसमें एसेट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर देता है। और यहाँ पे सिर्फ उनके, अब यहाँ पे वो कितना दिखाते हैं, दिखाया उन्होंने सिर्फ 100 रुपये, और 100 रुपये में तो सिर्फ 30 रुपये टैक्स जाएगा। एक्चुअल में कितना टैक्स देना था, 300 रुपये, बट इन्होंने गवर्नमेंट को क्या लगा दिया, चूना लगा दिया और सिर्फ 30 रुपये टैक्स दे रहे हैं। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।